रात के अंधेरे और जंगल के साए में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। ये अंधेरे में छिपकर हमें देखते हैं, हमारे करीब आने की कोशिश करते हैं और हमारी जगह लेना चाहते हैं। आप देख रहे हैं स्ट्रेंज लॉर और आज की वीडियो में हम विंडिगो और स्किन वॉकर से जुड़ी 3 सच्ची कहानियां जानने वाली हैं, तो तैयार हो जाइए। क्रीचर इन साउथ डकोटा फ्रॉम JLU 314। 2019 में मैं 20 साल का था। मैं कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में था। मैं सदर्न डकोटा के सदर्न ईस्टर्न हिस्से में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। मूल रूप से मैं मिजूरी के ग्रेटर सेंट लुइस एरिया में पैदा हुआ और बड़ा हुआ, जो मेरी यूनिवर्सिटी से 8 घंटे दूर था। साउथ डकोटा में अपने समय के दौरान मेरी अलग अलग बैकग्राउंड्स और कल्चर्स के कई लोगों से मुलाकात हुई, खासकर सुई ट्राइब के नेटिव अमेरिकन से। लाइब्रेरी में हमारी कई देर रात की बातचीत के दौरान हम उनकी कल्चर की माइथोलॉजीज के बारे में बात करते थे, जैसे थंडरबर्ड्स और सैस्क्वाश के बारे में, जो बिगफुट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अदर टर्म है। बचपन से ही मैं क्रिप्टाइड्स पर रिसर्च करने लगा था और मॉन्स्टर क्वेस्ट और माउंटेन मॉन्स्टर जैसे शो देखने का शौकीन था। हालांकि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने अपने पिछले बिलीव्स को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। मैं अपनी जवानी में अपने बचपन की उन कहानियों के प्रति स्पेक्टिकल हो गया था जिन पर मैं कभी विश्वास करता था। जब मैं अपने सू क्लासमेट के साथ उनके कल्चर और बिलीव्स के बारे में बात करता था, तो ये मेरी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के लिए होता था। हालांकि मैं मानता हूँ कि उनकी कुछ कहानियाँ मेरे सपनों में दिखाई देती थी। उन प्राणियों के बारे में कहानियाँ जो शेप शिफ्ट कर सकते थे और आपके दोस्तों और परिवार को मिमिक कर सकते थे। मेरे अकॉर्डिंग ये किसी को भी डराने के लिए काफ़ी है। अपने आखिरी सेमेस्टर के बीच में मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था और ईमानदारी से कहूँ, ये मेरी मेंटल हेल्थ और स्कूल वर्क को अफेक्ट करने लगा था। वो मेरी पहली रियल रिलेशनशिप थी और अब अकेला होने का विचार कुछ ऐसा था जिसका मुझे जीवन में पहले कभी सामना नहीं करना पड़ा था। मेरे 2 दोस्त जो मेरे SL रूममेट भी थे, शॉन और टाइलर, दोनों ने ये नोटिस किया और पहले तो उन्होंने मुझे कुछ स्पेस दी। हालांकि 2 दिन 2 हफ्तों में बदल गए और वो मेरे लिए चिंतित हो गए। एक रात करीब 10 बजे मैं कुछ टीवी शो देख रहा था, एक बैंग एनर्जी ड्रिंक पी रहा था। अचानक शॉन ने मेरे दरवाजे को इतनी जोर से खड़खड़ाया कि वो एनर्जी ड्रिंक मेरे कारपेट पर गिर गया। शॉन ने दरवाज़ा खोला और एक मुस्कुराहट के साथ चिल्लाया, कम ऑन ब्रो, हम हंटिंग जा रहे हैं। शॉन खुद को वेस्ट कोस्ट का लेडीज मैन कहता था। वो करीब 6 फुट 5 इंच का था। विश्वास करें या ना, एक फॉर्मर ऑफेंसिव लाइनमैन की तरह बना हुआ, जो समझ में आता था क्योंकि हम इसी तरह से मिले थे। शॉन, टाइलर और मैं सभी फॉर्मर ऑफेंसिव लाइनमैन थे जो स्कूल के लिए खेलने आए थे जहां हम अभी पढ़ रहे थे। मैं पिछले साल इंजर हो गया था और अपने फुटबॉल कैरियर को क्विट करने का फैसला किया था। शॉन और टाइलर ने भी पर्सनल रीजंस के लिए क्विट कर दिया था। सालों में शॉन और मैं टीममेट से करीबी दोस्त बन गए थे। टाइलर शॉन के करीब था मेरे मुकाबले, हालांकि हम काफ़ी अच्छे से घुल मिल जाते थे। टाइलर नेब्रास्का से था, मेरे बराबर हाइट का, करीब 6 फुट 2 इंच का और करीब 275 LB के एक तगड़े शरीर वाला। वो हमारे ट्रियो का कंट्री बॉय था और ऐसा कोई पल नहीं होता था जब आप उसके मुंह में च्यूइंग टोबैको या सस्ती बियर हाथ में लिए बिना उसे देख सकते थे। मुझे पता था कि टाइलर शॉन के साथ पहले हंटिंग गया था, हालांकि मैं कभी हंटिंग टाइप नहीं था। मैं हाल ही में अपने कमरे में अफसोस करने में इतना व्यस्त था कि मैं उनके साथ जाने की हिम्मत जुटा नहीं पाया। मैंने शॉन की तरफ देखकर कहा, मैं नहीं जानता यार, मुझे लगता है मैं बस अभी आराम ही करूँगा। उसने मुझे देखा और जवाब दिया, जस्टिन सुनो, मुझे तुम्हारे ब्रेकअप के लिए दुख है, लेकिन तुम्हें खुद पर तरस करना बंद करना होगा। फिर से बाहर निकलो, कम ऑन डूड, बस हमारे साथ बाहर जाओ। शॉन के शब्द कुछ पलों के लिए मेरे दिमाग में घूमते रहे। मैंने एनर्जी ड्रिंक से सने कारपेट को नीचे देखा एक और पल के लिए। मुझे पता था कि अगर मैं ना कहूँगा तो मैं बाकी रात खुद को टॉर्चर करता रहूँगा, सस्ते गैस स्टेशन पिज़्ज़ा खाते हुए और अपनी एक्स के सोशल मीडिया को स्टॉक करते हुए। इसलिए मैंने शॉन की तरफ देखा।
भाड़ में जाए सब, चलो चलते हैं। टाइलर पहले से ही अपने ट्रक की ड्राइविंग सीट में बैठा था। जब शॉन और मैंने अपने अपार्टमेंट का आगे वाला दरवाज़ा बंद किया और लॉक किया, टाइलर ने विंडो नीचे की और चिल्लाया, ओ माय गॉड, ये जिंदा है। शॉन हंसा और मैंने ज़बरदस्ती स्माइल की। वेरी फनी टाइलर। शॉन ट्रक की पैसेंजर सीट में कूदा। मैं पीछे फंस गया था। मेरे बगल में एक लगभग फुल 30 पैक सस्ती बियर थी। टाइलर ने मुझे कहा कि उसे एक पकड़ा दूं और मैंने ऐसा ही किया, जो कि हमारा सबसे स्मार्ट डिसीजन नहीं था। अगले 2 घंटों के लिए ड्रिंक की और सदर्न डिकोटा की बैंक रोड्स के चारों ओर ड्राइव किया, कच्चे रास्तों पर घूमते हुए जो हमेशा के लिए चलते लगते थे, अंधेरे से ढके एंडलेस प्लेन से घिरे हुए। मीलों तक एकमात्र लाइट टाइलर की ट्रक लाइट की हेडलाइट थी। रास्ते में एक पॉइंट पर शॉन और टाइलर ने एक जगह तेजी से ब्रेक लगाए और ट्रक से बाहर निकले। मैंने उनके करीब रहकर उनको फॉलो किया। अचानक एक बैंग हुआ और कुछ पलों बाद टाइलर सड़क के किनारे पर झुका और डेड रिकून को टेल से पकड़ा जो शॉट किया था और हमारे पास वापस मुड़ा एक चौड़ी मुस्कुराहट के साथ। ये उस इंसिडेंट से पहले कुछ और बार दोहराया गया। एक पॉइंट पर टाइलर ने शॉन और मुझे देखकर पूछा कि क्या हमें हल्के होने जाना है, जिस पॉइंट पर हम दोनों ने हाथ उठाए जैसे टाइलर कोई एलिमेंट्री स्कूल टीचर हो। उसने आंख घुमाई, फिर अपनी ट्रक को धीमा करना शुरू किया उस खाली सड़क के ठीक बीच जहां से हम जा रहे थे। ट्रक के राइट साइड पर करीब 20 यार्ड दूर लंबी घास थी। फिर उसके आगे दर्जनों पेड़ थे जो हम जितना देख सकते थे उससे ज्यादा फैले लगते थे। ट्रक के लेफ्ट साइड पर लंबे खाली मैदान थे। हम सभी ट्रक से बाहर निकले हल्का होने के लिए। चूंकि मीलों तक कोई नहीं था, हम डेड रोड पर रनिंग ट्रक के बगल में रहे। जैसे ही मैंने फिनिश किया और अपनी पैंट की जिप ऊपर की, मैंने पेड़ों की झुंड की तरफ देखा। मैं चौंक गया। पेड़ों में 2 ग्लोइंग येलो ऑब्स थे, हमसे करीब 20 यार्ड दूर। सोचकर कि मुझ पर बियर का असर होने लगा है, मैंने अपनी आंखें अच्छे से रगड़ी और फिर खोली, लेकिन ये येलो ऑर्ब अभी भी पेड़ में थे। वो जमीन से करीब 20 या 25 फीट ऊपर थे। सोचकर कि मैंने एक और रैकून ढूंढ लिया है, मैंने टाइलर को देखा और चिल्लाया कि यहाँ वो मेरे पास आया और मैंने उसे बताया कि मैंने क्या देखा और उसे पॉइंट आउट किया। टाइलर ने पेड़ों का झुंड देखा, फिर मुझे देखा, फिर सिर हिलाया। ब्रो, तुम्हें अपनी आंखें चेक करानी चाहिए, वहाँ कुछ नहीं है। मैंने पेड़ों के झुंड की तरफ वापस देखा और वो सही था, येलो ऑब्स गायब थे। सोचकर कि ये बियर का असर होगा, मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक की तरफ वापस चलने के लिए मुड़ा। जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे पेड़ों से मूवमेंट सुनाई दी जहाँ मैं अभी देख रहा था। अचानक बूम, मुझे ज़मीन हिलती हुई महसूस हुई, जैसे कुछ पेड़ों से गिरा हो जिसे हम देख रहे थे। मैंने पेड़ों की तरफ फिर से देखा और मैंने वही येलो ऑब्स देखे कई फीट नीचे जहां वो पहले थे। अब वो ग्राउंड के करीब 8 से 9 फीट ऊपर थे। मैंने अपनी आंखों को फोकस किया ज़्यादा डिटेल्स देखने के लिए, लेकिन कुछ नहीं दिखा, सिर्फ डार्कनेस और उन येलो ऑब्स को छोड़कर जो मुझे पता थी कि आंखें थी। इसके बाद मैं हिल नहीं सका, मैं इतना डरा हुआ था। मैंने फिल्मों और टीवी शोज में लाखों बार देखा था जहां करैक्टर डर के मारे थम जाते थे। मैं बिल्कुल वही स्थिति में था। मुझे खुद को सांस लेने के लिए याद दिलाना पड़ा। मैं अपने खुद की हार्ट बीट को सुन सकता था जो समय के साथ तेज होती जा रही थी। मैं शॉन और टाइलर को चेक करने के लिए पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर सका, इस डर से कि इस क्रीचर से दूर मुड़ने से ये मेरी तरफ भाग कर आएगा और मुझे मार डालेगा। फिर मुझे अपने शोल्डर पर एक हाथ महसूस हुआ। मैं उस पल लगभग अपनी खुद की बॉडी से बाहर कूद गया था। यह टाइलर था, शांत था, लेकिन उसने मुझसे हल्की आवाज में कहा कि हमें ट्रक तक भाग कर जाना होगा, अगर नहीं तो हम मारे जाएंगे। मैंने अपना सिर हिलाया, 3 पर यहाँ से भागने का प्लान किया। उसने कहा 1 2। टाइलर कभी 3 तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही उसने 2 कहा, हमने अंधेरे में उस डार्क फिगर से सबसे टेरिफाइंग ऑफुल साउंड सुनी जो मैंने कभी इमेजिन नहीं की थी। ये मानो ऐसा था कि गुस्सा और नफरत उस आवाज़ के रूप में बाहर निकला था।
उस आवाज़ की पिच काफ़ी ऊंची थी, लेकिन किसी तरह डीप भी थी। जो भी ये आवाज़ कर रहा था उसके पास काफ़ी बड़े फेफड़े होने चाहिए थे। फीलिंग और लॉजिक मेरी बॉडी में शॉक होकर वापस आए। टाइलर और मैं मुड़े और ट्रक की तरफ भागने लगे। मैं शॉन को फ्रंट पैसेंजर साइड डोर को खोलने के लिए स्ट्रगल करता हुआ देख सकता था। आखिरकार इसे खोलकर वो अंदर कूदा। शॉन ने हमारे लिए रियर पैसेंजर साइड डोर भी खोल दिया। जैसे ही मैं ट्रक की तरफ भागा, मुझे ऊंची सांसों की आवाज़ आने लगी और मैं किसी के कदमों की आवाज़ भी सुन सकता था जो हमारा पीछा कर रहे थे। मैंने अपनी सारी एनर्जी तेज भागने में लगाई, उतना तेज भागा जितना पहले कभी नहीं भागा था। मैंने ट्रक की बैक में जंप किया, जबकि टाइलर ड्राइवर सीट में कूदा। ट्रक को गियर में डाला और रेस को पूरा दबाया। जैसे ही हम तेजी से आगे चले, मैंने ट्रक द्वारा उड़ाई गई डस्ट की तरफ पीछे मुड़कर देखा और उस अंधेरे में मैंने सिर्फ 2 ग्लोइंग आंखें देखी। वो हमें घूर रही थी जब हम अपने अपार्टमेंट की तरफ भाग रहे थे। आखिरकार टाइलर ने अपने ट्रक को हमारे ड्राइववे में पहुंचा दिया और हम तीनों ट्रक से जितना जल्दी हो सके बाहर निकले। मैंने चाबियां निकाली और हम सभी लगभग लिविंग रूम में गिर पड़े जब मैंने फ्रंट डोर खोला। एक बार जब हम शांत हो गए और शॉन द्वारा बनाई गई कॉफ़ी को पीने लगे, हमने एक दूसरे को अपनी अपनी साइड बतानी शुरू की कि हमने क्या देखा। शॉन ने सिर्फ रोअर सुना था, कुछ और नहीं। जैसे ही मैंने अपनी स्टोरी बताई, शॉन ने मुझे हैरानगी से देखा। हालांकि टेलर ने मेरी स्टोरी को सपोर्ट किया कि उसने भी वही देखा था जो मैंने देखा। इस घटना से हैरान, परेशान और रात से थके हुए हम जल्दी सो गए। सुबह में मैं हल्के सरदर्द के साथ उठा और किचन में गया। टेलर पहले से वहाँ ब्रेकफास्ट खा रहा था। मैंने एक प्रोटीन बार पकड़ा और उसके साथ शांति से इसे खाने लगा। आखिरकार मैंने उसे देखा और पूछा, टेलर वो क्या था? उसने खाना रोक दिया और मुझे एक ऐसी लुक के साथ देखा जो कहती थी कि उसने ऐसी चीज़ पहले देखी थी। मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये ह्यूमन नहीं था और ये कुछ ऐसा भी नहीं था जैसा हमने पहले कभी हंट किया था। ग्रेजुएशन के बाद मैं सेंट लुइस एरिया वापस चला गया। सालों में मैं टाइलर और शॉन से संपर्क खो बैठा। आखिर बार शॉन वेस्ट कोस्ट वापस गया और टाइलर नेब्रास्का वापस चला गया। मैं अब 25 साल का हूँ, इंगेज्ड हूँ और लॉ फर्म में एक अच्छी जॉब करता हूँ। ज़्यादातर दिन अच्छे रहे हैं, लेकिन जब मैं रात में अकेले ड्राइव करता हूँ, मैं उस इनकाउंटर के बारे में सोचता हूँ जो कई साल पहले हुआ था और मैं अपने लकी होने के बारे में सोचता हूँ कि मैं कैसे ज़िंदा बच गया था। इन सालों में मैंने अपने बचपन की तरह क्रिप्टिड्स पर कुछ रिसर्च करना शुरू किया। मैं इसे सिर्फ बिगफुट या पॉसिबल स्किन वॉकर तक ही नैरो डाउन कर सका। किसी भी तरह वे आंखें मेरी आत्मा को डराती रहेंगी जब तक मैं जिंदा रहूँगा। द थिंग इन द यार्ड फ्रॉम सिल्वर बुलेट 54। मेरा कज़न जैक फ्लोरिडा से था। उसके पास कॉलेज में एक घर था जहां मैंने कुछ समय बिताया जब वो चीज़ों को पास के घर में शिफ्ट कर रहा था ताकि कैंपस तक कम्यूट कर सके। एक बार सेमेस्टर शुरू होने पर उसने मुझे हर रात प्रॉपर्टी पर नज़र रखने को कहा क्योंकि उसने कहा कि वहाँ कुछ है। मैंने उसकी बात पर सच में विश्वास नहीं किया, लेकिन वो झूठ भी नहीं था। इसीलिए मुझे सच में पता नहीं था कि क्या सोचूं या उम्मीद करूं। मुझे लगा कि अगर वो इतना डरा था तो ये खतरनाक हो सकता है। पता चला कि वो इसे लेकर पूरी तरह से सही था। एक रात जब मैं बैकयार्ड चेक करने के लिए फ्लैशलाइट इस्तेमाल कर रहा था, मैंने पेड़ों के झुंड के पास कुछ अजीब खड़ा देखा। ये लंबा था, ब्लूइश वाइट रंग का और शायद मुझसे 100 यार्ड दूर था। मैंने लाइट नीचे रखी ये देखने के लिए कि क्या ये सिर्फ रिफ्लेक्शन थी, लेकिन ये अभी भी वहाँ था। मैं धीरे से मुड़ा, अंदर वापस चला गया, जैक को बताते हुए कि मैंने क्या देखा। उसने कहा कि उसने वही चीज़ देखी थी और ये वही था जिसके लिए उसने मुझे नज़र रखने को कहा था। जब मैंने पूछा कि ये क्या था तो उसने बताया कि ये कभी इतने पास आया ही नहीं कि वो बेहतर से इसे देख सके। ये ऐसा था जैसे वो हमें अपनी मौजूदगी का बताना चाहता था, लेकिन पास से नहीं। मैंने कहा कि ये शायद पोल्टरगाइस्ट हो सकता है,
लेकिन उसने सिर हिलाया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसने कभी कोई आवाज़ नहीं की। अगली रात मैं सो रहा था जब तक कि अचानक मुझे 4 कुत्तों के भौंकने और गुर्राने की आवाज़ नहीं आई। जैक और मैं दोनों अपने बिस्तर से निकले। हॉलवे के बीच में एक दूसरे के साथ लगभग टकराते हुए हम टकराने से बचने के लिए समय पर रुकने में कामयाब रहे। फिर हम बाहर की तरफ दौड़े। हम दोनों फ्रीज हो गए थे और हमारे मुंह खुले रह गए थे। उसके बैकयार्ड में अब 3 चमकते हुए थे जो जैक और मैंने पहले देखे थे, बिल्कुल वैसे ही। वे बस घूरता रहा और मैंने एक छोटी आवाज़ की। हम इतना ज़्यादा डर गए थे। भौंकना अचानक बंद हो गया और ये क्रीचर ग्लाइड करते रहे थे। हाँ, ग्लाइड। वो चल नहीं रहे थे, वो ग्लाइड कर रहे थे। और ये ऐसे ही पेड़ों में वापस चले गए और गायब हो गए। जैक कुछ मिनट्स तक शांत रहा। फिर उसने पूछा कि मुझे क्या लगता है। मैंने बस सिर हिलाया और सच में जवाब नहीं दे सका। जैक के मूव आउट करने के बाद मैंने घर पर एक और दिन बिताया। जब मैं डिनर बना रहा था मैंने बाहर से एक साउंड सुनी और इसे देखने के लिए बाहर झांका। बैकयार्ड खाली था सिवाय एक पेल ब्लूइश वाइट फिगर के। ये वहां पर घूम रही थी। मैंने ओवन बंद किया और फ्रंट डोर से बाहर भागा। अपनी कार में कूदकर वहां से चला गया। मुझे अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या था, लेकिन किसी तरह का स्किन वॉकर जो इसकी सबसे करीबी एक्सप्लेनेशन लगती है। लेकिन मैंने एक रात 3 क्यों देखे और दूसरे पर एक ही, और आखिरी दिन वाला शाम में वहां पर क्या कर रहा था। वॉकर लेक विंडिगो फ्रॉम नॉर्दर्न पैसिफिक जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरी पूरी ज़िंदगी का सबसे क्रीपीएस्ट गटिंग इनकाउंटर है। मेरे 2 दोस्त जोशुआ और ईथन, मैं कुछ रातों के लिए टेंट्स में रह रहे थे। हम वॉकर लेक पर अपनी सीजनल डक हंटिंग ट्रिप पर जा रहे थे। ये 2017 का नवंबर था। हम उस एरिया में बहुत एक्सपीरियंस्ड नहीं थे। ये हंटिंग के मकसद से वॉकर लेक की हमारी पहली ट्रिप थी, एक ग्रुप के रूप में। इस जगह से कुछ हद तक फेमिलियर सिर्फ ईथन था, जिसने पहले वॉकर रिवर के नॉर्दर्न में छोटे छोटे गेम्स जैसे रैबिट और कायूटीज के लिए हंट किया था। हालांकि हम सभी अच्छी तरह इक्विप्ड थे। हमारे सारे हंटिंग इक्विपमेंट के साथ साथ 3 टेंट्स और फूड था। अब ये मुझे पहले इंसिडेंट तक ले जाता है। वहाँ पहली सुबह करीब 4 बजे, मुझे लगता है कि ये शनिवार था। मैं सबसे पहले उठा। मैंने अपना टेंट छोड़ने और हल्का होने का फैसला किया। मैं पास की कुछ झाड़ियों तक चला गया और मेरे सामने झील थी। उस समय अभी भी बहुत अंधेरा था और सूरज घंटों के बाद ही दिखाई देने वाला था। जब मैं रेस्ट रूम यूज कर रहा था मैंने अपनी थोड़ी सी विजन से जो स्काउट कर सकता था चारों ओर देखा और किनारे पर मेरी लेफ्ट साइड से करीब 70 यार्ड दूर मुझे एक फिगर दिखी। यह फिगर झुकी हुई थी, पानी के सामने ग्राउंड को देख रही थी। मैं अपना बिजनेस खत्म कर चुका था, इसलिए मैंने अपनी जीन्स की जिप ऊपर की और टेंट्स की तरफ भागकर दूसरे लड़कों को अलर्ट करने लगा कि शायद कोई और हंटर एरिया में हो सकता है। मैंने जोशुआ को उसके बिस्तर से उठाया, लेकिन ईथन गहरी नींद में था। इसलिए मैंने जोशुआ को उस फिगर के बारे में बताया जो मैंने अभी देखी थी। हम दोनों ने झाड़ियों के ऊपर से देखा और फिगर अभी भी दिखी। इस बार पूरी तरह सीधी खड़ी थी। हम नहीं बता सकते कि वो फिगर हमारी तरफ देख रही थी या झील की तरफ। यहाँ अभी भी बहुत अंधेरा था। जैसे ही ईथन जागा और हमारी तरफ चलने लगा, फिगर अपने चारों पैरों पर आ गई। अपने रास्ते में ब्रश के ऊपर से मूव करना शुरू कर दिया, हमारी तरफ करीब आते हुए। जोशुआ और मैं नीचे हो गए और ईथन को वही करने के लिए हल्की आवाज में कहने लगे। हालांकि उसे पता नहीं चला कि हम क्या कह रहे थे। ये सोचकर ईथन बस हमारी तरफ लाउड और कंफ्यूज होकर चलता रहा। फिर उसने वो देखा जहां हम पॉइंट कर रहे थे। अब जो ईथन ने मुझे ट्रिप के बाद में बताया, उसने अजीब तरह से एक बहुत डिफॉर्म्ड और कमजोर फेस वाली फिगर देखी थी जो बियर या कोयोटी जैसी कुछ नहीं थी। ईथन ने एक शब्द नहीं कहा, उसने इसके बजाय ट्रक की तरफ भागना शुरू कर दिया, हमें पीछे छोड़ दिया। इससे जोशुआ और मैं एक अजीब सिचुएशन में फंस गए थे।
क्योंकि ईथन को हमसे पहले भागने से एडवांटेज मिल गई थी और ये क्रीचर अभी भी हमारी तरफ आ रहा था। उससे बेहतर ईथन के इतने डरे हुए होने को देखकर हम अपनी पोजीशन में रहे, बस वेट करते और सुनते हुए। कुछ मिनटों बाद हमें कुछ भारी पैरों के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो हमसे करीब 30 यार्ड दूर से आ रही थी, कैंप की तरफ से। जोशुआ और मैं धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे अपनी तरफ मूव करने लगे, क्रीचर की तरफ देखते हुए, ताकि हम उसकी निगाह में ना आए। मैंने झाड़ियों के चारों ओर अपना सर उठाकर रखा देखने के लिए, और वो वहाँ था, एक बहुत बालों वाला बड़ा डॉग या डियर जैसा। ये हमसे दूसरी तरफ देख रहा था, हमारे कैंप साइट को घूरते हुए। जोशुआ ने फिर लगभग हमें एक्सपोज ही कर दिया था। वो उसे गालियां देने लग गया था। मैंने उसे जल्दी से चुप करा दिया। मैंने उस चीज़ को काफ़ी समय तक घूरा, इंतज़ार करते हुए कि वो चली जाए। फिर अचानक क्रीचर खड़ा हो गया और कयोटी जितनी स्पीड से झील की तरफ वापस भागा। जोशुआ और मैं वहीं बैठे रहे, जो घंटों जैसा लगा, हिलने के लिए डरते हुए। हमने सूरज निकलने का इंतज़ार किया। हमने एक दिन हंटिंग की, फिर इन घटनाओं के कारण अपने ट्रिप को जल्दी ख़त्म कर दिया। हम में से कोई भी हंटिंग पर फोकस करने में सक्षम नहीं था। मुझे लगता है कि हमारा छोटा ग्रुप बस बहुत डरा हुआ था। वास्तव में ईथन अब बिल्कुल हंट नहीं करना चाहता था। आज तक ईथन छोटी छोटी चीज़ों से डर जाता है, जिससे वो दावा करता है कि ये उस क्रीचर के देखे गए फेस की वजह से है। जो भी था वो इतना बुरा था कि उसे बहुत लंबे समय तक एज पर रख दिया था। हम उन हंटिंग ग्राउंड पर वापस नहीं गए, क्योंकि हमें लगता है कि उस जगह पर उस चीज़ का कब्जा है। तो दोस्तों, आपको ये तीनों कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही सच्ची कहानियों के साथ अगली वीडियो में हम आपसे जल्दी मिल पाएं।